देखो, इस टॉपिक जो है मैग्नेटिज्म में, एक्चुअली यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। सबसे पहला चीज़, ऑडियो वीडियो सबको बढ़िया से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? या यस सर। आवाज़ बढ़ा दें या ठीक है? सर बढ़ा दीजिए सर। बढ़ा देते हैं। अब ठीक है, देखो तो। हाँ सर। चलो, तो इस मैग्नेटिज्म में हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में, मतलब कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का आएगा कंसेप्ट। ठीक है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं ना, तो यहाँ पर एक नया फील्ड आएगा मैग्नेटिक फील्ड। एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर ना दो कैटेगरी में, मतलब ये बटा हुआ है। दो कैटेगरी, मतलब कि एक कैटेगरी होगा कि पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ मौजूद है। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज एंटर करे या करंट उस मैग्नेटिक फील्ड में रहे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। पहला पार्ट ये है, यानी पहला पार्ट हम लोग को पढ़ना है कि इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन एंड करंट इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी वहाँ हम बात करेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड का। सेकेंड पार्ट में ये पढ़ेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है, वो कैसे आता है, ठीक है, कितना आता है, यानी अमाउंट। यानी कि दो चैप्टर ही समझ लो इसको पूरा। एक पार्ट में ये पढ़ेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, और दूसरा ये पढ़ना है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहाँ कितना है, डायरेक्शन कितना है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग पहले पार्ट को पहले कवर करेंगे, ये वाला जो है ना, इसको पहले कवर करेंगे। तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ हम पहले बता देते हैं। हाँ बताओ सर एचसी वर्मा में तो मैग्नेटिक फील्ड केमिकल इफेक्ट है उसमें सर। ना ना, और उसके बाद वो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो मैग्नेटिक, सर ये रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बी से डिनोट करेंगे। ग्रेविटेशनल जी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड बी। और फील्ड स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो यानी कि इस पूरे चैप्टर में ना डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल है। हम पहले ही बताए थे इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले कि मेनली हम लोग को समझना है मेनली, ठीक है, डायरेक्शन के ऊपर। जिसको डायरेक्शन समझ में आ जाएगा ना, उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जिसको डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा, उसके लिए तो फिर ये चैप्टर ही मतलब एक, मतलब क्या बोले कि एक ऐसा लगेगा कि बहुत टफ चैप्टर है, मतलब ऐसा होगा तुम लोग को। ठीक है, पहाड़ माउंटेन। ठीक है, देखो अगर इस टाइप से दिया हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड है और कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। याद करो, स्पेसिंग से बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो नोटेशन और है। एक है इस टाइप का नोटेशन, अगर कहीं पर ऐसा क्रॉस लिखा हुआ है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है पता है? अंदर की ओर है। यानी अगर तुम कॉपी में क्रॉस बनाओगे तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कॉपी के नीचे तक जा रहा है, यानी जहां क्रॉस है वहीं घुस रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे इनवर्ड। और अगर सिर्फ डॉट हो इस टाइप से, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? आउटवर्ड। ये याद रखना। ये सब नोटेशन हम बता दे रहे हैं। यहाँ क्रॉस और डॉट दो यूज होगा ही होगा हमेशा। क्रॉस का मतलब इनवर्ड, अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और डॉट का मतलब आउटवर्ड, बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखना, ये सब काम में आएगा। ठीक है, उसके बाद पहला हम लोग को सबसे पहला चीज पढ़ना है फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये समझो कि पूरा एक सब टॉपिक है। ठीक है, और यही समझने के बाद तुमको धीरे धीरे सारा चीज लगभग समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मान के चलो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला।
ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है। और कोई भी एक प्लस क्यू चार्ज मान के चलो ऐसे v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल है थीटा। तो इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा जिसका हम फॉर्मूला पहले ही लिख दे रहे हैं, Q V क्रॉस B। ये फॉर्मूला को याद रखना है कि कोई भी अगर एक चार्ज हो, कोई भी चार्ज अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिस फोर्स का फॉर्मूला है Q V क्रॉस B। और सबको पता है कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा हम याद ताजा कर देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है वो स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? वेक्टर होता है सर। वेक्टर होता है। वेक्टर होता है। और उस वेक्टर का डायरेक्शन जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। माइक ऑफ कर लिया करो जी, ठीक है। चलो देखो, दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो जो हमको वो तीसरा वेक्टर मिलेगा वो हमेशा उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। निकालने का हम तरीका भी बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे निकालना है हम यहाँ समझाते हैं। मेरे पास दो ये पेन है तो समझना ये दोनों पेन ना एक वेक्टर की तरह है, दोनों पेन। जैसे एक पेन को हम ऊपर रखें, इस पेन को ऊपर रखें, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और इस पेन को इधर रखें, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी। तो अगर तुमसे बोला जाए ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी, तो करना क्या, अपने मन में ए से बी तक एक लाइन खींचना, ऐसे कर्व्ड लाइन, और उसी कर्व्ड लाइन में अपना हाथ ऐसे फोल्ड करना, ए से लेकर किधर बी तक। तो थंब जिधर जाएगा वही तुम्हारा डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का। जैसे कि समझना ध्यान से, सब लोग अपने कॉपी में ये बनाए होंगे वी इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आगे की ओर है। तो यहां पर हमको डायरेक्शन कैसे मिलेगा, V से लेकर B तक, यानी V से लेकर B तक तुम एक कर्व लाइन बनाओ ऐसे, और उसी कर्व लाइन में तुम अपना हाथ ऐसे घुमाओ। तो फिंगर क्या तुम्हारे कॉपी के अंदर जा रहा है, तुम अगर कॉपी में उसको बना रहे हो तो देखो ऐसे V क्रॉस इनवर्ड डायरेक्शन अंदर जा रहा होगा कॉपी के अंदर। हाँ सर। और हम अपने स्क्रीन पे अगर हम बात करें तो मेरे लिए वो फोर्स अंदर की ओर जा रहा है, अंदर, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं इसमें डायरेक्शन को बढ़िया से, जहां से जहां होगा V से B तो V क्रॉस B कर दिए। और अगर इसका मैग्नीट्यूड के टर्म में हम लिखें तो F को लिख सकते हैं Q V B, कॉस थीटा की साइन थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा। और ये थीटा किसके बीच एंगल है, तो थीटा एंगल है वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यानी कि एक छोटा सा कंसेप्ट है, इतना ही छोटा सा कंसेप्ट से पूरा ये सब टॉपिक खत्म होगा कि कोई भी चार्ज अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर एक फोर्स लगता है Q V क्रॉस B, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकलेगा फोर्स का, तो V से लेकर B तक, तो राइट हैंड थंब रूल, घुमाओ हाथ, ठीक है। और उसको स्केलर फॉर्म में लिखे तो Q V B साइन थीटा, ठीक है। अब कुछ कुछ पॉइंट्स हम इसी में मतलब हम डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है। इसको बढ़िया से देख लो, बढ़िया से, हाँ। हम नेक्स्ट पेज में बताते हैं। इफ फोर्स इज इक्वल टू 0, मान के चलो कि फोर्स 0 आ रहा है, तो क्या क्या केस पॉसिबल हो सकता है। अगर फोर्स 0 आ रहा है तो क्या क्या केस पॉसिबल है, थीटा 0 हो जाएगा सर। चलो थीटा 0 या 180 भी बोल सकते हैं, हाँ सर, मतलब n पाई। हाँ हाँ। अच्छा, थीटा 0 और 180 का मतलब क्या है, क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी, पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। हाँ, इज अलोंग और अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में जाए या उसके अपोजिट जाए तो उस पर कभी कोई फोर्स नहीं लगेगा, पहला हो गया। और कोई चीज ऐसा है जिस पर फोर्स 0 हो जाए,
अगर सर मैग्नेटिक वेलोसिटी जीरो हो जाए, वेलोसिटी जीरो हो जाए, इसका मतलब अगर वेलोसिटी ही ना हो, यानी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को खाली उठा के एक मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिए, क्या उस पर फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा सर। नहीं नहीं लगेगा। नहीं ठीक है, उस पर कभी फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, याद रखना। ठीक है, पहला चीज, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में जाए या उसके अपोजिट जाए, कोई फोर्स नहीं। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में बस रखा हुआ है तो भी कोई फोर्स नहीं। अच्छा, अगर यही चीज बोले कि अगर एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? हाँ सर लगेगा सर। लगेगा। उस पर लगेगा। उस पर वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं है कि तुम रुका रहे चाहे मूव करो, हमको कोई मतलब नहीं है, हम फोर्स लगाएंगे Q इंटू ई। पर मैग्नेटिक फील्ड में यह है कि अगर तुम उस पर फोर्स लगना होगा तो उसको मूव करना होगा। ठीक है, और कोई? सर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जीरो तो हो जाए, अच्छा, वो तो बात ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए तब तो ये टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, और कुछ? चार्ज जीरो हो जाए। चार्ज जीरो हो जाए। चार्ज जीरो का मतलब बोल सकते हैं न्यूट्रल, कि अगर हम एक न्यूट्रॉन को फेंक दिए मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये तीन चीज याद रखना, अगर ये तीन चीज में से कोई भी एक चीज है तो उस पर फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, अब इतना ही पढ़ाने के बाद, इतने सही तीन पार्ट पढ़ाने के बाद, अब हम कुछ कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। पहला सर स्टेटमेंट, क्वेश्चन, क्या क्या क्या? हाँ बताओ बताओ। सर हाँ बताओ। सर जैसे आप बोले कि चार्ज अगर मतलब बॉडी न्यूट्रल हो तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स नहीं लगेगा, तो कोई भी एटम तो न्यूट्रल होता है चार्ज में। किसमें? अरे हम मतलब पार्टिकल का बात कर रहे हैं, तुम एटम का बात कर दिया। एटम में तो, उसमें नहीं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब है ना। हाँ तो चार्ज तो उसका न्यूट्रल है तो हाँ उसमें लगेगा क्या, मतलब उस पे फोर्स लगेगा अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो। हाँ, अगर तुम उस पूरे, मान के चलो कि कोई भी एक बॉडी को अगर रख रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ना, उसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है। ठीक है, और उस हाँ वो वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड में, तो जाहिर सी बात है उस पर फोर्स लगेगा, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। समझे? पर सर अब चार्ज तो उसका न्यूट्रल है ना, किसका? एटम का। एटम का ओवर। हम यहाँ क्या बोले, यहाँ हम एटम का नहीं बात कर रहे हैं, हम किसी पार्टिकल का बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल और एटम अलग अलग चीज है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से एटम बना है। ठीक है, तो हम लोग अगर एक ठीक, पार्टिकल का बात कर रहे हैं तो उसका चार्ज का बात करेंगे, पूरे सिस्टम का चार्ज का बात नहीं करेंगे। फिर तब तो इस पूरे यूनिवर्स को उठा लिया जाए तो नेट चार्ज कितना है? जीरो। तब तो बोलेंगे सर किसी पे भी नहीं लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग। एक पार्टिकल पे अगर हम बात करेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उस पार्टिकल का हम बोलेंगे कि इस पर चार्ज है या नहीं है। ठीक है, चलो अब कुछ कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, स्पीड, इसको हटाओ। पहला क्वेश्चन, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज, पहला ऑप्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कैन बी एनीथिंग। सोच समझ कर बताना कि एक मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन का बात करें तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा जीरो होगा, या कुछ भी हो सकता है। बताइए इसका आंसर। बोलो जी, आराम से समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। जीरो होगा सर। जीरो होगा। बाकी लोग? Sir, can be anything. कैन बी एनीथिंग। चलो Sir, ठीक है, can be anything, sir. कैन बी कैन एनीथिंग बी है। एनीथिंग। चलो ठीक है, जीरो। जीरो। अच्छा, ऑप्शन गलत है सर। हाँ, चलो इसको सर जीरो। जीरो। चलो इसको डिस्कस हम लोग कर लेते हैं फटाफट, है ना।
कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा या जीरो होगा। सबसे पहले वर्क डन का अगर हम लोग बात करें तो वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, यानी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और थीटा। चलो, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, समझना ध्यान से। अच्छा, पार्टिकल किधर मूव करता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में या फोर्स के डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन। क्या पार्टिकल वेलोसिटी नहीं, के डायरेक्शन में मूव करे? वेलोसिटी के डायरेक्शन, वेलोसिटी के वेलोसिटी डायरेक्शन। क्योंकि हम लोग याद करो, जब पार्टिकल हम लोग फेंकते हैं प्रोजेक्टाइल, तो वो हमेशा वेलोसिटी जिधर जाए उधर जाता है, क्योंकि फोर्स किधर रहता है, नीचे। अगर फोर्स की तरफ जाना होता तो सीधा नीचे गिर जाता। तो हमेशा पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, या जो भी होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होता है, वेलोसिटी के अलॉन्ग। ये याद रखना, ठीक है। अब समझना ध्यान से कि यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। किसका माइक ऑन है, उससे हम डिस्टरबेंस माइक ऑन किसका है जी, ऑफ कर लिया करो। चलो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमको पहले एंगल चाहिए, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा, फोर्स और वेलोसिटी के बीच कितना एंगल होगा उस फॉर्मूले के? 90 डिग्री, क्योंकि हमेशा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो तीसरा मिलता है उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब F और V के बीच हमेशा एंगल 90 होगा। अच्छा, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, उसके बीच भी उसमें कितना भी होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री। तो देखो, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री, और जिधर वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ यहाँ थीटा का वैल्यू क्या होगा? 90 90 होगा। डिग्री। 90 तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, जीरो। 0 यानी कि एक बार ये याद, थोड़ा सा फिर से बता, फिर से बता रहे हैं, आराम से समझो। जिधर वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स किधर भी लगे हमको कोई मतलब नहीं है, जिधर वेलोसिटी होगा बॉडी उधर ही जाएगा। उसके बाद ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखे F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो हमको पता है कि V और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसका जो निकलेगा फोर्स, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट में सिखाया गया होगा। तो फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट है बेचारा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स कभी जिंदगी में वर्क नहीं करेगा, कभी नहीं। यानी वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। ये हो गया पहला। और जितना हम लिखवा रहे हैं ना, ये सब सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर हाँ बोलो। सर अगर हम लोग वो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी के ऊपर देखें कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन नेट काइनेटिक एनर्जी, तब तो सर उसमें वर्क डन हो सकता है सर, नहीं, आगे बस क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज होगा। अरे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आता है कि स्पीड आता है? स्पीड आता है ना स्पीड उसमें। आता हाँ, है। तो अभी यही डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से तो समझ में आ गया कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जीरो होता है। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन पूछे, स्पीड of a particle remains constant in magnetic field, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? एक मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल का स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये ट्रू है या False. फॉल्स है? False. बाकी लोग True है। ट्रू है। चलो, तो लोग पकड़ नहीं पा रहे हो चीज। आधा चीज तो यहाँ डिस्कस भी कर लिए। चलो एक काम करते हैं, ये सब लोग पढ़े हो गए वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? 0. जीरो। अभी हम लोग पढ़े। तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा? No नहीं sir. होगा सर। कभी नहीं होगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो v को सेम होना होगा कि अलग होना होगा? Same होना। सेम होना होगा।
कांस्टेंट होना होगा सर। ठीक है, तो इसका मतलब हमेशा याद रखना कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तुम खुद समझो ना सर वो जी। जो फोर्स लगता है सिर्फ वो डायरेक्शन चेंज करता हाँ बस यही पकड़ लिए ना। सर एक फोर्स बार वापस से एक्सप्लेन कर। फोर्स और वेलोसिटी हम बताए भी होंगे इसको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। फोर्स और वेलोसिटी जब भी आपस में एंगल 90 डिग्री बनाता है, हम जब भी, तो फोर्स इस वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं कर सकता। ये हमेशा याद रखना। अब इसको समझाने का बहुत तरीका है, या तो तुम इससे समझ लो, या फिर अभी हम लोग पढ़े कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, और वर्क डन हमको पता है कि जीरो होता है, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या होना होगा, कांस्टेंट होना होगा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो वी को हमेशा क्या रहना होगा, कांस्टेंट रहना होगा। ठीक है, तो ये पूरा चीज एक के ऊपर एक मतलब डिपेंड कर रहा है। तो ये सब स्टेटमेंट बढ़िया से समझते जाओ। पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया, वर्क डन जीरो होगा। सेकेंड स्टेटमेंट कि वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो है। ठीक है, अब अगर हमें क्वेश्चन पूछे सिंपल सा और अपना आंसर अपने पास, कोई चिल्लाना नहीं है ना। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है, इनवर्ड है। अपना कॉपी में बनाओ चाहे कहीं भी बनाओ, ठीक है। और एक प्लस क्यू चार्ज है जो इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, फोर्स कितना लगेगा, पहला ऑप्शन क्यू वी बी डिवाइडेड बाई 2, सेकेंड ऑप्शन क्यू वी बी √3/2, थर्ड ऑप्शन क्यू वी बी, और लास्ट ऑप्शन 0। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। मैग्नेटिक फील्ड दे आ दिया गया गया सर। है, वेलोसिटी दे दिया गया है, एंगल 30 डिग्री दे दिया गया, और तुमसे सिंपल पूछा गया है इस चार्ज पर फोर्स कितना है, डायरेक्शन वगैरह छोड़ो, फोर्स कितना है। ठीक है, तो कितने लोगों का आंसर है 0? किसी का है कि सर फोर्स तो 0 होगा, ऐसा कोई बोलने वाला? चलो कोई नहीं है, बढ़िया है। सेकंड क्यू वी बी बाई 2, ये कितने लोग का हाँ आंसर है? सर, हाँ ये है होगा, सर। हाँ सर यही हम सर। ए हाँ ए है। ठीक है, मतलब है, कुछ लोग हैं, चलो बढ़िया बात है। बी ऑप्शन कोई? हाँ सर। चलो एक है। सी ऑप्शन, यस सर मेरा। चलो जोएब का है, और किसका है? यस सर मेरा हाँ भी। तुम्हारा भी है। चलो अब जल्दबाजी में आदमी पता है कहाँ मात खा जाता है, हम बताते हैं। सबको ही पढ़ा रहता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। जोश जोश में क्यू वी बी और यहाँ देख के पुट कर देता है 30 डिग्री, और आंसर आ भी जाता है क्यू वी बी बाई 2, और टिक मार के भी आ जाता है। लेकिन वो आदमी ये भूल जाता है कि जो एंगल मेजर करना रहता है वो किसके बीच होता है, किसके किसके बीच एंगल हम मेजर करते हैं? वेलोसिटी और वेलोसिटी और मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। दो पेन उठा लेना हमेशा। तो वेलोसिटी है इस तरफ ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है बताओ तो? अंदर की Inward. एनर्ट केयर, लो एनर्ट केयर, हम बना लिए। इसके बीच कितना एंगल है? 90 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है? 1 1. होता है। तो इसी देखो, ये यही हम बोले कि आधा चीज ना इसी में आदमी कंफ्यूज रहता है, एंगल इधर उधर दे देगा, खाली कंफ्यूज करता है लोगों को। तो हमेशा अपना चीज ना फिक्स करना कि एंगल किसके बीच। एक बार फिर से बताइए। फिर से बताते हैं। वेलोसिटी इधर है, ऊपर की ओर जा रहा है। ये तो हम तुम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए हम बस इस लाइन से 30 डिग्री दे दिए, तो थोड़ी नहीं इस लाइन से तुम लोग 30 डिग्री लोगे। हमेशा एंगल किससे मेजर करना है? मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये रहा वेलोसिटी, और अंदर गया मैग्नेटिक फील्ड। तो V और B के बीच कितना एंगल बैठेगा? 90 डिग्री बैठेगा ना जी। समझ में आया क्या बता रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए चीजों को अच्छे से समझ के, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स का लगभग ये चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब समझना ध्यान से कि फोर्स का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था
क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, इफ चार्ज इज नेगेटिव, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान के चलो चार्ज नेगेटिव आ गया तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो याद रखना Opposite होगा। सिंपल, हम लोग याद है क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे कि अगर हम सिंपल बात किया जाए कि अगर इधर वेलोसिटी है और इधर मैग्नेटिक फील्ड है प्लस क्यू है, फोर्स किधर होगा जरा बताना, किधर होगा फोर्स? परपेंडिकुलर टू हाँ मतलब तरफ किधर है। किधर, जैसे V इधर है, B इधर है, यानी ऊपर मेरे की तरफ ऊपर की तरफ हो। ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ ना बोल के अच्छा है तुम ये बोलो कि आउटवर्ड है वो, ये थोड़ा बोलने में अच्छा लगेगा। अगर तुम कॉपी में भी बना रहे हो V और B तो ऊपर का सर मतलब, एक बात हाँ 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 बोलो। सर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से वी की तरफ जाएंगे या वी से मैग्नेटिक फील्ड? V क्रॉस B, B से B, अच्छा ठीक है। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो V क्रॉस B करोगे, तुम लोग कॉपी में कर रहे हो तो V क्रॉस B, तो तुम लोग लग रहा है ऊपर, पर मेरे लिए अगर हम स्क्रीन में पढ़ा रहे हैं तो मेरे लिए मेरे तरफ होगा, तो इसलिए बोलो कि प्लेन के आउटवर्ड है वो, ठीक है, आउटवर्ड। तो V क्रॉस B आउटवर्ड हो गया फोर्स। लेकिन अगर यही चीज कुछ ऐसा रहता, V और B रहता और यहाँ माइनस क्यू चार्ज रहता, तो V क्रॉस B ही करो पर लास्ट में उसको उल्टा कर दो, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इस केस में तुम्हारा जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। समझ में आया कि कभी भी अगर चार्ज नेगेटिव आ जाए तो डरना नहीं, वही प्रोसेस रखना, बस अंगूठा जिधर आया उसको अपोजिट कर देना, काम खत्म, ठीक है। हम ये कुछ चीज बता दिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है, ठीक है, पाथ ऑफ द मोशन विल बी, कैसा होगा कि अगर थीटा 0 है तो उस जो मोशन कर रहा है उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, कैसा होगा? सर हाँ, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, यस सर, सर्कल। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा ना तो जी। फोर्स लग फोर्स लगेगा ही नहीं बेचारे पे, तो जिधर जा रहा है बिंदास अपना चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो सिंपल अपना चलता जाएगा वो सीधा का सीधा, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यानी याद रखना कि जब थीटा 0 हो तो इसमें कोई समझाने वाला बात नहीं है, फोर्स लगेगा ही नहीं, तो उसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला बढ़िया से समझना कि अगर थीटा 90 डिग्री है, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स तो लगेगा, जाहिर सी बात है, एकदम कंफर्म है, फोर्स लगेगा, ठीक है। अब फोर्स लगेगा तो उसका तुम्हारा मोशन का पाथ कैसा होगा वो हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। तो एक काम करो तब तक, ठीक है, चलो अभी 10 मिनट है, तब तक हम लोग इसको समझाते हैं। एक हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। चलो बताओ तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, डायरेक्शन किधर, आराम से, खाली डायरेक्ट, Upwards. हाँ खाली डायरेक्शन का खेल है, अपवर्ड्स, हाँ अपवर्ड्स लगे, आउटवर्ड। एकदम सही, इधर लगेगा। जो लोग का आ रहा है ठीक है, जिसका नहीं आ रहा प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करोगे, तो अगर तुम कॉपी में बनाए हो तो भी तुम ऐसे समझो, V इधर है और B किधर है, अंदर, तो V से लेकर B तक हाथ घुमाओ, अपने आप मिल जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। अगर तुम इसको कॉपी में बनाए हो ना तो हम बताते हैं, कॉपी तुम्हारा ऐसा होगा, तो V आगे और B नीचे है, तो V क्रॉस B करोगे ना तो ऐसे आएगा, इस तरफ कॉपी में ऊपर की ओर तुमको दिखाई देगा, ठीक है। चलो, तो हमको पता है कि ये फोर्स इस वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। तुम खुद सोचो कि जब ये इधर जा रहा है, फोर्स इसको इधर खींचेगा, तो ये सीधा ही जाएगा कि हल्का सा थोड़ा बेंड होगा, ये क्या होगा, हल्का सा बेंड सर होगा। बेंड होगा। तो बेंड होने के बाद क्या होगा कि ये थोड़ा दूर आगे जाने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, फिर इस पे फोर्स लगेगा, और हमको पता है कि फोर्स हमेशा लगेगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, फिर हल्का सा ऐसे हुआ, फिर इसको खींचेगा तो फिर हल्का सा ऐसे होगा,
फिर फोर्स किधर हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। तो तुमको क्या लग रहा है कि ये धीरे 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 क्या करेगा ये, सर्कुलर मोशन। मतलब कर्व मोशन में तो जाएगा, स्ट्रेट तो नहीं होगा। अब कर्व में बहुत चीज आता है, सर्कल आता है, इलिप्स आता है, पैराबोला आता है, हाइपरबोला आता है, तो कौन सा लगे? सर्कल। क्यों सर्कल? सर्कल, क्यों सर्कल। क्यों सर्कल? क्योंकि स्पीड वेलोसिटी ये सब कांस्टेंट। नहीं, एग्जैक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है सर। याद करो, सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता था, क्या वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता था? सेंट्रीपिटल फोर्स याद करो, यस हाँ लगता सर। था। तो इसीलिए यस यहाँ, इसीलिए यहाँ पर ये जो मोशन होगा पूरा का पूरा, ये घूम जाएगा ऐसे ऐसे, और हर फोर्स क्या जाके सेंटर पे ही मीट करेगा, यस सर। तो ये उसका सेंटर हो जाएगा। यानी कि जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, हमारा पाथ का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, अब इस सर्कुलर मोशन का तुमसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या यही वाला फोर्स, क्या वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। तो यही फोर्स को लिख सकते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो सब, mv²/r। सब चीज आसान है। और यही फोर्स को लिख सकते हैं QVB sin थीटा, क्योंकि यही मैग्नेटिक फोर्स है तुम्हारा। और हम थीटा कितना लेके चल रहे हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री पुट कर दो, तो यहां से एक इक्वेशन आएगा, QVB इज इक्वल टू mv²/r। एक वेलोसिटी कैंसिल हो गया, तो यहां से रेडियस का एक फॉर्मूला आ गया, mv/qb। यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घुस गया तो उसको वो घुमा देगा सर्कुलर मोशन में। और उस सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना होता है, तो उसका रेडियस होता है mv/qb। यहां तक समझने में किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। नो सर। चलो बढ़िया तो है। ये जो मोशन है कभी स्टॉप होगा कि कंटिन्यू ही होते रहेगा लाइफ एक लॉन्ग? मिनट, इसको कौन स्टॉप, क्या इसका स्पीड कांस्टेंट है कि चेंज होगा? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट जब है। उसका स्पीड कांस्टेंट ही रहेगा तो उसको कौन रोकेगा? कोई रोक पाएगा? मैग्नेटिक फील्ड तो बोलेगा, वो तो हाथ खड़ा कर देगा कि भाई हम तो खाली इसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हम, मेरा रोकने का जिम्मेदारी नहीं है। यानी मैग्नेटिक फील्ड कभी मोशन को रोक नहीं सकता, हमेशा याद रखना। खाली वो कर क्या सकता है, उसका डायरेक्शन ही खाली बेचारे का चेंज कर पाएगा जब फोर्स लगेगा। जैसे थीटा इक्वल टू 0 में तो फोर्स ही नहीं लगा पाया, इसलिए जैसा वो आया वैसा निकल गया। लेकिन इस केस में जब फोर्स लगा तो बस उसको घुमा देगा। ठीक है, यानी सर्कुलर मोशन होगा ही होगा। ठीक है, आगे। अब जब सर्कुलर मोशन हो रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, तो क्या पार्टिकल का टाइम पीरियड फिक्स होगा? क्या बोल सकते हो Yes, इसके बारे में? Yes, अगर sir. पार्टिकल का स्पीड फिक्स हो गया हाँ और सर। उसको गोल गोल घुमा रहा है तो उसका टाइम पीरियड भी फिक्स ही होना चाहिए। तो अगर हम टाइम हाँ पीरियड अगर हम निकालना भी चाहें, ठीक है, तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? तो कि पूरा एक चक्कर घूमने के लिए उसको 2πr चलना होगा। और कितने स्पीड से? v स्पीड से। r का वैल्यू वहां पर पुट कर दो, तो 2π mv/qb डिवाइडेड बाय v कैंसिल हो गया। इसका फॉर्मूला आ गया 2πm डिवाइडेड बाय qb। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है वो समझना ध्यान से, क्वेश्चन इसी पे टारगेट करेगा। ठीक है, पहले इसको देख लो, हम क्वेश्चन पूछेंगे तब उससे आंसर बताना। इसको तुम देख लो पहले कि हम यहाँ निकाल के रख दिए कि रेडियस किसके बराबर है, mv/qb, और टाइम पीरियड किसके बराबर है, 2πm/qb। ये दोनों चीज को नोट कर लो बढ़िया से, और इसी से हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर इसी पॉइंट से दो पार्टिकल हम लिए और प्रोजेक्ट कर दिए। एक को प्रोजेक्ट किए v1 से और एक को प्रोजेक्ट किए v2 से। सेम पॉइंट से दो पार्टिकल, दोनों का मास सेम, दोनों का चार्ज सेम, और दोनों पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिए और दिया हुआ है v1 इज ग्रेटर देन v2। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, ये दोनों गोल गोल ही घूमेगा कि कोई और पाथ करेगा?
गोल गोल ही गोल गोल घूमेगा। गोल गोल ही घूमेगा, ठीक है। ये भी गोल घूमेगा, ये भी गोल घूमेगा। क्या दोनों का रेडियस सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग सर होगा। अलग 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 होगा। अलग, किसका रेडियस ज्यादा होगा? अलग अलग जिसका वेलोसिटी V2 बड़ा है। हाँ, जिसका जिसका वेलोसिटी, वेलोसिटी हाँ ज्यादा है। एकदम सही। तो V1 वाला थोड़ा बड़ा घूम के आएगा और बेचारा जो V2 वाला है वो छोटा घूमेगा। ये हो गया V1 का, ये हो गया V2 का, ठीक है। समझना ध्यान से। तो रेडियस V1 का ज़्यादा होगा, V2 का कम होगा। और अगर हम टाइम पीरियड का बात करें, इसका T1 और इसका T2, किसका टाइम ज़्यादा, किसका टाइम कम? सेम होगा दोनों का, तो सेम इक्वल होगा होगा सर। दोनों का। इक्वल होगा। बस यही चीज़ समझना है। यहाँ प्रीवियस में देखो, क्या यहाँ टाइम पीरियड क्या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? है ही नहीं, डिपेंड नहीं नहीं कर सर। रहा। यानी कि तुम कितने भी वेलोसिटी से फेंक दो, बस मास और अगर चार्ज सेम है तो दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा। यानी कि जितना टाइम में ये घूम के आएगा V1 वाला, उतना टाइम में V2 भी घूम के आ जाएगा। और इसी पर बेस्ड हम लोग को एक चीज पढ़ना है, साइक्लोट्रॉन। वो हम बताएंगे बढ़िया से। वो एक डिवाइस है, ठीक है, और बहुत अच्छा डिवाइस है। वो पढ़ोगे तो अच्छा भी लगेगा, ठीक है। अब एक काम करना, फटाफट रिकनेक्ट कर लो जितना जल्दी हो सके। Recording in progress. Recording stopped. चलो देखो, तो टाइम पीरियड वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है, ये समझ में आ जाना चाहिए यहाँ तक। और रेडियस mv/qb, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, मतलब हम बता रहे हैं बस कि क्वेश्चन क्या आया था, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि ठीक है, इधर मैग्नेटिक फील्ड एकदम अंदर है, ठीक है। और 3 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास, ठीक है, इसको यहां से प्रोजेक्ट किए। एक V1 से, एक V2 से और एक V3 से, तीनों को प्रोजेक्ट कर दिए V1 V2 V3 से, ठीक है। और V1 वाला सीधा निकल गया, V2 वाला कुछ ऐसा गया और V1 वाला कुछ ऐसा गया, ठीक है। ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसको लिख देते हैं Q1, इसको लिख देते हैं Q2, इसको लिख देते हैं Q3, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज नेगेटिव है और कौन सा चार्ज न्यूट्रल है, तुम्हारा आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। Q1 Q2 Q3 में Q1 सर Q2 न्यूट्रल, Q3 नेगेटिव। Q1 तो न्यूट्रल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Q2 सब पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव Q3 नेगेटिव होगा। हाँ, नेगेटिव क्योंकि देखो V इधर है और B अंदर है, तो V क्रॉस B
ऊपर, फोर्स ऊपर गया तो जो एक्चुअल में ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव होगा और जो नीचे जा रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तुरंत बता सकते हैं, छोटा सा चीज। और अगर हम बात करें, ठीक है, अगर इसी में अगर हम बात करें, ठीक है, कि मेरे को ये बताओ, ठीक है, कि इसमें इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, अगर तीनों का हम मैग्नेट, अच्छा इसके ये हटाओ, एक मिनट, इफ Q2 इज इक्वल टू Q3, अगर Q2 और Q3 का अगर हम चार्ज सेम लेते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज सेम लेते हैं, तो V1 और सॉरी V3 ना, V2 और V3 में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा कौन छोटा? इक्वल होगा सर। थ्री इक्वल होगा। हे भगवान, बढ़िया से सोचो, V3 बड़ा होगा। बढ़िया से सोचो। नेगेटिव होगा सर। हम नेगेटिव पॉजिटिव Velocity की बात अगर ही नहीं कर रहे हैं, हम अगर पूछ रहे हैं कि अगर Q2 और Q3 का मैग्नीट्यूड में चार्ज बराबर है, प्लस माइनस को हम गोली मार रहे हैं अभी, मेरे को ये बताओ V2 और V3 में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा या बराबर होगा? बताओ। V3 क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। ग्रेटर होगा। सिंपल सा चीज है जी। अभी हम लोग एक ये चीज पढ़े, R इज इक्वल टू mv/qb। अब देखो इसमें कैसे हम लोग पढ़ते हैं वही बताते हैं। देखो ध्यान से, मास सेम है तो मास सेम को कोई लेना देना नहीं, मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए सेम होगा, उससे भी लेना देना नहीं, और Q सबके लिए हम सेम कर दिए तो ये भी लेना देना नहीं। तो यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी जिसका रेडियस ज़्यादा होगा वेलोसिटी ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस कम होगा वेलोसिटी कम होगा। तो मेरे को ये बताओ Q2 वाले का रेडियस बड़ा है कि Q3 वाले का रेडियस बड़ा है? Q3 वाले का, तो इसीलिए V3 बड़ा होगा और V2 छोटा होगा। बस सिंपल सा कंसेप्ट यही है। समझ में सर आया बट चीज? रीजन सर इसका क्या रीजन मतलब? Q3 का कैसे बढ़ा है रेडियस? मतलब क्या सर, अच्छा, उसमें फोर्स ज्यादा लग रहा है, हाँ, क्या हो हाँ। रहा है? मतलब ये कैसे बताएं इसका रेडियस बड़ा है? थोड़ा तो दिमाग लगाओ, इसका कर्वेचर देखो और इसका कर्वेचर देखो, क्या देखने से नहीं लग रहा है कि इसका कर्वेचर थोड़ा ज्यादा है, इसका कर्वेचर सर कम है? वो सर, सर हाँ हाँ, तो क्या पूछना चाह रहे हो बताओ? तो मतलब किस कारण से सर इसका कर्वेचर ज्यादा हो रहा है, उसका कम हो रहा है? अरे ये तो क्वेश्चन में फोर्स गिवन है तो भाई। इक्वल एक्ट कर रहा है ना सर। कौन बोला फोर्स इक्वल एक्ट कर रहा है? हम कहीं लिखे हैं कि फोर्स इज एक्टिंग इक्वली? कहीं लिखे हैं? ये तुम खुद कैसे मान लिए कि सब में फोर्स सर बराबर क्यू लगे? वी क्रॉस बी होता है सर। हाँ लिखो ना, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्या तीनों का वेलोसिटी सेम है? कहीं लिखे हैं हम पूरे? देखो तो कहीं भी नहीं फोर्स सर। नहीं लिखे हैं, तो फोर्स कैसे सेम होगा? फोर्स तो अलग अलग होगा ना। वो तो डिपेंड करेगा किस पर? वेलोसिटी पर, चार्ज पर। ठीक है, तो यहाँ चार्ज सेम कर दिए तो वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो? ये छोटा छोटा चीज है जो तुमसे पूछा जाएगा, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, किसका वेलोसिटी ज्यादा किसका रेडियस कम, तो ये सब में थोड़ा फंसाए रखेगा तुमको। ठीक है, तो इसमें फंसना मत खाली। ठीक है, थोड़ा करते जाना, आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पर अब आते हैं। ठीक है, ये सब तो हो गया बोर्ड लेवल का, सब हम निपटा दिए। ठीक है, अब थोड़ा अगर अच्छे क्वेश्चंस पे आए, कि मान के चलो कि इधर खूब सारा मैग्नेटिक फील्ड है और इधर से कोई प्लस क्यू चार्ज v वेलोसिटी से एंटर कर गया, उधर से आ रहा था। इधर ना, इधर इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, इस पूरे रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो इस रीजन, ये जो लाइन दिया हुआ ना, इसके इधर है। तो अगर कोई इधर से आया v वेलोसिटी से, मस्त एकदम घूमता घूमता सीधा, अब क्या सीधा पार हो पाएगा या उसको घुमा देगा? सर क्वेश्चन रिपीट एक बार करिए। फिर से घुमा रिपीट, देगा। फिर से रिपीट। ये तुम्हारा एक बाउंड्री लाइन देख रहा होगा, बाउंड्री लाइन के इधर मैग्नेटिक फील्ड है, किधर? इनटू द प्लेन, क्रॉस 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 दिया हुआ है, और इस बाउंड्री के इस साइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इधर से चार्ज मस्त आराम से आ रहा होगा सीधे, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर करेगा, क्या वो स्ट्रेट पार हो जाएगा या फिर उसका पाथ कुछ चेंज होगा?
सर पाथ कुछ चेंज होगा? पाथ चेंज चेंज होगा। होगा। सर और कैसे चेंज बता होगा। हाँ कैसे बता सकते हैं कि जैसे एंटर करेगा वी और बी के बीच कितना एंगल बैठेगा? 90 डिग्री। 90। ठीक है चलो, तो यहाँ के बाद उसको वो घुमाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये भी बताओ। ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। तो ऊपर ऐसे जाके ऐसे घूमेगा पहला, या ऐसे जाके ऐसे निकलेगा दूसरा? कैसा होगा? सेकंड पहला वाला। पहला वाला पक्का? दूसरा वाला अंदर घुस के ही घूमता रह जाएगा या घुस के निकल जाएगा? एक बार बताइए ना क्या सर दूसरा वाला। हम यहाँ दोनों बनाते हैं। पहला ऐसे घूम के ऐसे घूम जाएगा पहला, और दूसरा ऐसे घूम के फिर वापस निकल भी जाएगा। तो इसमें से कौन सा पाथ सही लग रहा होगा, पहला या दूसरा? दूसरा ठीक है, अब हम बताते हैं कि कैसे हम जज करें कि पहला वाला होगा कि दूसरा वाला होगा। इसके लिए हल्का सा मैथ्स लगा लो कि जैसे ही ये चार्ज यहाँ से एंटर करेगा तो इस पॉइंट पर फोर्स जो लगता है हमेशा V और B के बीच होगा। तो क्या फोर्स अभी इस तरफ होगा? देखो तो क्या ये डायरेक्शन फोर्स का बोल सकते हैं कि अगर ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो उस इंस्टेंट पर फोर्स ऊपर की ओर होगा। ठीक है, और हमको पता है कि ये जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर कहीं ना कहीं इस फोर्स के अलोंग होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यस सर। ये एकदम सब कन्विंस हो रहे होगे कि जिधर फोर्स लग रहा होगा सेंटर वहीं कहीं लाइन पे होगा, कहीं ना कहीं। अब तुम बताओ, एक अगर हम कंपास लें और उस सेंटर पे डालें और एक यहाँ डालें और इसको पकड़ के घुमा दें तो ये कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा या पूरा ऐसे घूम के ऐसे होगा? निकल जाएगा। अब फिर यहाँ क्वेश्चन क्या राइज होता है कि ठीक है सर निकल तो रहा है पर ये कैसे निकलेगा? थोड़ा ऐसे निकलेगा, सीधा निकलेगा, या थोड़ा ऐसे निकलेगा? फर्स्ट, सेकंड या सीधा third? निकलेगा सर। सीधा निकलेगा। क्यों 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 फर्स्ट क्यों? निकलते टाइम भी सर फोर्स एकदम उसी सेंटर तरफ होने चाहिए सर। एकदम सही, क्योंकि इसके तरफ होना चाहिए, क्योंकि हल्का सा इधर हो गया तो इस पे तो इधर हो जाएगा, तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। इसका मत क्या हो गया जी? चलो सर गेम खेलने लग गया पढ़ाई के अलावा। चलो इधर देखो, तो फोर्स और वेलोसिटी यहाँ पर जो है फोर्स तुम्हारा इधर हो जाएगा, तो इसका मतलब जैसे ये एंटर होगा उतना देर में निकल जाएगा, मतलब ऐसे ही निकलेगा। अब तुमसे यहाँ क्या क्या चीज पूछा जा सकता है वो हम बताते हैं। तो अच्छा, टाइम का क्या फॉर्मूला था? 2πm/qb। 2πm/qb, यही फॉर्मूला था इसका। ठीक है, अब अच्छा इसको थोड़ा हम यहाँ मॉडिफाई करते हैं हल्का सा। ठीक है, 2π को नीचे ले आते हैं। एक मिनट, हाँ 21 तो उसका सलामी लेके मानेगा। हाँ चलो देखो, T/2π इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय QB। ठीक है, अब इसको क्या करो, पलट दो। तो जैसे ही पलटेंगे तो 2π/t इज इक्वल टू QB/m। अच्छा, इस 2π/t को क्या बोलते हैं? थोड़ा सा ओमेगा ओमेगा। ओमेगा सर ओमेगा बोलते हैं, अगर याद होगा तो। और इस ओमेगा का नाम क्या होता है? या तो तुम इसको देखो एंगुलर वेलोसिटी भी बोल दो, और या फिर इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल लो। यहाँ पर दोनों सेम चीज है क्योंकि ये रोटेशनल मोशन चल रहा है यहाँ पर। तो ओमेगा हो जाएगा QB डिवाइडेड बाय m। ठीक है, और यहाँ क्या कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा या ओमेगा वेरी करेगा? अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड उसका कांस्टेंट तो ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब अगर जैसे अगर स्पीड कांस्टेंट होता है तो वहां फॉर्मूला लगाते हैं x इज इक्वल टू वी टी। एक्सेलरेशन है नहीं कुछ, तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं सर। आराम से लगा सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन याद रखना। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला याद रखने की चीज नहीं, टाइम पीरियड 2πm/qb इधर उधर करके तो ओमेगा हो गया QB/m। ठीक है, तो अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे गया और ऐसे निकल आया, तो अगर कोई पूछा
कि भाई इसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस के लिए तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, फॉर्मूला पुट कर देंगे mv/qb जो डिराइव करके रखे थे। और अगर पूछेगा कि बस अंदर घूमने में कितना टाइम लगा, तो कितना टाइम लगेगा सिर्फ अंदर घूमने में? जैसे यहां से घुमा और वापस निकल गया, तो यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगेगा? IR/V सर। सिंपल देखो, टोटल घूमने में लगता है 2πm/qb, समझना चीज को। तो ये टोटल घूम रहा है कि बस आधा घूम रहा है? आधा। आधा घूम रहा है। तो आधा घूम रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा अपना लॉजिक से आंसर दे सकते हैं πm/qb। या फिर मेरे को ये बताओ, ये कितना एंगल रोटेट किया? 180। 180। 180 को पाई लिख सकते हैं, और फॉर्मूला लगा दो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा हो गया पाई इज इक्वल टू ओमेगा की जगह लिख सकते हैं qb/m इंटू टी। देखो क्या यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? समझ में आया ये तरकीब थोड़ा, या कंफ्यूज हो गए पूरा? क्या जी, समझ में आया ना? हाँ, एक बार समराइज कर देते हैं बढ़िया से। समराइज ऐसे करते हैं कि जो पार्टिकल, हमको पता है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जितना थीटा घूमेगा। और ओमेगा का फॉर्मूला याद रखना qb/m। तो कभी भी टाइम निकालना हो तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लगा देंगे, और जितना थीटा रोटेट करेगा उतना लगा देंगे, ठीक है। अब यही क्वेश्चन को देखो, ये वाला जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े ना, इसी को थोड़ा सा एडवांस बनाते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं। कि अगर अब ऐसा हो, वापस से ये बाउंड्री का लाइन है, अब अगर पार्टिकल प्लस q ऐसे एंटर किया, मेकिंग एन एंगल अल्फा, अब बताओ इसका, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही है, तो अब बताओ कि इसका पाथ कैसा होगा? सोचो सोचो, बिना सोचने से कुछ नहीं होगा। कैसा होगा पाथ इसका? सर्कुलर ही होगा सर। पाथ तो सर्कुलर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तुम लोग क्या सोच रहे हो जी? सिंपल देखो ना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है बताओ तो? 90। 90 डिग्री है। 90। तो सर्कल तो होगा ही होगा। अब बस मुद्दा ये है कि ये जो सर्कल होगा यहाँ के बाद, यहाँ के बाद, इसके बाद सर्कल कैसा होगा? ऐसा यहीं घूमेगा या यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा? कैसा होगा? खुद एनालाइज करके बाहर बताओ। निकलेगा वाला ठीक है, अब तो देखो, पहला वाला होगा, अंदर घूमेगा। अंदर घूमेगा ना। चलो अब इसको ध्यान से समझते हैं। अगर ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी और अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पर बताओ फोर्स किधर लगेगा? क्या ये फोर्स ठीक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा इस डायरेक्शन में? यस सर। लगेगा। अब सेंटर इसी किसी लाइन में होगा, यहां पर कुछ नहीं करो, कंपास की तरफ फिट करो और इसको घुमाओ गोल, ठीक है। तो अगर हम इसको गोल गोल घुमा रहे हैं बढ़िया से, ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना एग्जैक्ट गोल तो बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या ये बाहर निकलेगा या अंदर ही रह जाएगा? क्या लगता है? थोड़ा तो बाहर निकलेगा सर। इसको थोड़ा सेंटर को यहाँ बना देते हैं, तब थोड़ा अच्छा लगेगा। तो क्या लगता है, बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि तुम समझो ध्यान से, अब निकलेगा तो कितना एंगल से निकलेगा, या परपेंडिकुलर निकलेगा, कैसा निकलेगा, ठीक है। हम इसको एंगल पर क्यों बनाए पता है? क्योंकि यहाँ पर भी इसका फोर्स जो लगेगा, क्या इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। होगा। अब एक तरकीब बता देते हैं, एकदम शॉर्टकट मेथड, हमेशा जिंदगी भर याद रह जाएगा वो चीज। ये लाइन और ये वाला लाइन 90 डिग्री होगा, तो क्या इसको हम 90 माइनस अल्फा लिख दें? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और अंदर वाला जो ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको, जिसमें से ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, तो क्या हम यस सर। आइसोलेसिस ट्राइंगल में इसको भी 90 माइनस अल्फा लिख दें? दोनों एंगल सेम होगा।
और Yes, sir. ये वेलोसिटी और रेडियस में फिर 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? Alpha. अल्फा। अल्फा। अब इतना तामझाम बिल्कुल मत करना कभी भी, सिंपल सा याद रखना, जितने एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा वो वापस उतने ही एंगल से निकलेगा। पिछला बार कितने एंगल से घुसा था? कितने एंगल से घुसा था पिछले बार? ये वाला 90 डिग्री से। वापस कितने एंगल से निकला? 90 डिग्री से। 90. इस बार कितने एंगल से घुसा? अल्फा से। बाहर कितने से निकला? अल्फा से। तो ये तरकीब याद रख सकते हो। देखना क्वेश्चंस बनाना, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको बहुत मिलेगा। ठीक है, अब तुमसे कोई अगर पूछे, क्वेश्चन ये सब थोड़ी ना था, क्वेश्चन ये था कि बताओ तो कितना टाइम अंदर स्पेंड हुआ। तो अब इसमें तो ऐसे नहीं लगा होगा ना जी कि पूरा घूमने में इतना तो आधा। अब कैसे पता चलेगा आधा घुमा के कि उसका 1/4 घुमा? तो तुम ये पता लगाओ कितना एंगल घुमा। तो बोल सकते हैं कि यहां से लेकर यही तक एंगल वो घुमा, ये वाला देखो तो। हाँ सर। ठीक है, अब ये वाला एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला 2 अल्फा। 2 अल्फा। तो अगर ये 2 अल्फा है तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 2 अल्फा? यस सर। हाँ सर। लिख दिए, बस हमको थीटा मिल गया, मेरा काम हो गया। क्योंकि हमको लगाना है फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा की जगह लिखेंगे 2 पाई माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा का फॉर्मूला पता ही है, क्यू बी बाई एम इंटू टी। बस आ गया आंसर। टाइम इज इक्वल टू एम इंटू 2 पाई माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई क्यू बी। समझे? तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेंस वगैरह या इस टाइप में आ सकता है। अभी भी एडवांस नहीं घुसे हम लोग, हम बता दे रहे हैं क्लियरली। एडवांस तो अभी भी थोड़ा और ऊपर है। यहाँ तक समझ में आया सबको कि ये जो कर रहे हैं टाइम वाइम निकालने वाला चीज? अच्छा, इसका रेडियस कितना होगा? ये भी निकालना पड़ेगा रेडियस। कितना होगा? एम वी बाई क्यू बी। क्योंकि अगर एम वी और क्यू बी है और 90 डिग्री है तो हमेशा रेडियस का फॉर्मूला बैठेगा एम वी बाई क्यू बी, हमेशा, कभी चेंज नहीं होगा। तो अभी तक हम लोग सिर्फ क्या क्या सीखे हम ये पहले बता रहे हैं। फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, वो फॉर्मूला डिराइव कर लिए। और अभी सिर्फ दो ही एंगल पढ़े हैं, एक थीटा इज इक्वल टू 0 और एक थीटा इज इक्वल टू 90। और इतना क्वेश्चन खाली 90 पे ही चल रहा है अभी। अभी तो एट एनी एंगल बाकी है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा हम एडवांस में लेके जा रहे हैं। अब समझ में आना कि एडवांस का क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। सर एक बार प्रीवियस हाँ, से प्रीवियस वाला पेज मिलेगा ना, हाँ ये वाला बोलो। स्क्रीनशॉट। हाँ ले लो। इससे पहले वाला सर। इससे भी पहले वाला, इससे भी पहले वाला हाँ हाँ सर। लो। हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन अब समझना ध्यान से, और इसको बनाओ तो थोड़ा लगेगा। ठीक है, और ये दो पार्ट में हम पूछेंगे। ठीक है, अब कन्फाइंड है कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बस डी लेंथ तक ही है, ना इसके इधर है ना इसके इधर, इसी डी लेंथ पर है। एक प्लस क्यू वी वेलोसिटी से अंदर घुस गया। फाइंड। ठीक है, अच्छा देखो इसको हम समझा लेते हैं पहले। थोड़ा सा कम देंगे ऐसे निकल जाएगा, थोड़ा सा और ज़्यादा देंगे ऐसे निकलेगा, थोड़ा सा और ज़्यादा देंगे ऐसे निकलेगा। तो फाइंड वी मिनिमम सो दैट पार्टिकल कम्स बैक। और वी मिनिमम नहीं, वी मैक्सिमम होगा यहाँ पर। कि मैक्सिमम, मिनिमम तो मतलब कि दे ही ना हो तो वापस तुरंत आ जाए, हल्का सा भी देंगे तो। मैक्सिमम कितना वेलोसिटी देंगे, क्योंकि हो सके ज़्यादा देंगे तो इधर पार हो जाएगा, वापस आएगा ही नहीं फिर। तो कितना वी मैक्स होगा मैक्सिमम वेलोसिटी ताकि वो वापस आ जाए? बताइए इसका आंसर। ये पार्ट 1 है अभी। सर 45 डिग्री एंगल पे। हम एंगल नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कितना वेलोसिटी। ठीक है, समझाते हैं इसको, ध्यान से समझना।
ठीक है, देखो मैक्सिमम ऐसा फेंकेंगे वापस आ जाए, इसका मतलब ये ऐसे गया होगा गया होगा गया होगा, और क्या जस्ट यहाँ से टच करके मतलब एकदम हल्का सा ऐसे कर्व करके वापस एकदम आ गया होगा ऐसे। सर dq/2m। हाँ ठीक है, एकदम सही। तो मतलब कि इससे थोड़ा सा ज्यादा फेंकेंगे तो बाहर निकल जाएगा, इससे थोड़ा कम फेंकेंगे तो इधर आ जाएगा, यानी मैक्सिमम कितना फेंकेंगे तो इसका मतलब यहां से जाएगा 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 और इस वाले बाउंड्री लाइन को टच करके बस वापस हो जाएगा। क्या इसका सेंटर यहीं होगा? देखो तो, और हमको पता है कि इसका जो रेडियस होगा उसका फॉर्मूला होता है mv/qb, ये सब लोग जानते हैं। इसका ये लेंथ क्या यही रेडियस होगा, और क्या यही रेडियस इस d के बराबर हो जाएगा? यानी होगा आंसर d इज इक्वल टू mv/qb, यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा qbd/m। ये समझ में आया ये सबको या नहीं समझ में आया? सर आया ना, कि मैक्सिमम कितना फेंके कि वापस आ जाए। तो वेलोसिटी आया qbd/m, ये हो गया फर्स्ट स्टेप का। तो अगर क्वेश्चन ये रहता कि ये डिस्टेंस d है और एक प्लस q को हम वेलोसिटी से फेंक दिए, और अगर ये वेलोसिटी इज ग्रेटर देन है qbd/m, तो क्या होगा? पार्टिकल वापस आएगा या नहीं No, sir. आएगा? नहीं आएगा। No, sir. तो ये पार्टिकल ऐसे होते 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 यहां से निकल जाएगा। क्या सेम स्पीड से निकलेगा या स्पीड चेंज हो जाएगा? सेम स्पीड से सेम सर। स्पीड से निकलेगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो मेरे को ये बताओ, ये वाला जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ थीटा, कितना होगा? चलो सब लोग ट्राई करो फटाफट। 90। 90 का मतलब 90 minus. सरफेस को ग्रेज कर जाएगा ना। तो हम वेलोसिटी कितना दिए हैं? ग्रेटर देन qbd/m, तो 90 तो नहीं होगा कभी। इसका आंसर बताओ। इतना अगर समझ में आ गया होगा तो थोड़ा क्वेश्चन सब बना सकते हो थोड़ा। थीटा कितना होगा? समझो चीज को। इसको बनाओ, 2-3 मिनट हम समय देते हैं, आराम से ट्राई करो, बनाओ। Sir, qbt/m. थीटा भी आ गया qbd/m। qbt. T Q- time period. T. अच्छा, qb कैपिटल टी की स्मॉल टी? टाइम पीरियड का स्मॉल t ना होता है। टाइम पीरियड का कैपिटल टी होता है। ये कौन तो सा आप प्रीवियस में स्मॉल t लिखे थे। प्रीवियस में स्मॉल टी? ये वाला
हाँ ये टी टाइम टेकन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, और कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड, पूरा घूमने का टाइम। स्मॉल टी आया है फिर हाँ तो टाइम फिर टेकिंग के टर्म्स में। हाँ तो ये टी फिर अननोन है ना, फिर बताओ ये टी क्या होगा। ठीक है, चलो इसको हम समझाते हैं, ध्यान से समझो। सबसे पहला चीज, ये जो सर्कल घूम रहा है इसका सेंटर कहाँ पर होगा? तो फोर्स इधर ही लग रहा है कहीं, यहाँ पर फोर्स, क्या सेंटर यहीं पर कहीं होगा? देखो तो यहाँ पर, यस सर। ये बात से सब एग्री करते हो कि सेंटर यहीं कहीं होगा? यस सर। ठीक है, और अगर सेंटर वहां है, ठीक है, तो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, दोनों रेडियस ही काम होगा। ठीक है, और ध्यान से देखोगे अगर, तो ये वाला लेंथ क्या d है? ठीक है, अब मेरे को बताओ, अगर ये थीटा है ये वाला, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस और वेलोसिटी के बीच 90 डिग्री होता है। ये एंगल कितना होगा फिर? बताओ कितना होगा ये वाला एंगल? 60. ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना? 180 minus 90 plus theta. तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा सीधे, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए। Oh yes. अब ये अगर एंगल 90 डिग्री है, तो मेरे को ये बताओ ये एंगल कितना? थीटा। थीटा। चलो, हम उस ट्राइंगल को खाली उठा रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल जिसमें ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस d है, और ये वाला डिस्टेंस r है, और इस r का वैल्यू हमको पता है कितना? mv/qb। तो क्या इस ट्राइंगल में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? क्या लिखोगे जी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखोगे तो साइन थीटा को लिख सकते हैं d डिवाइडेड बाय r। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स d डिवाइडेड बाय r, और रेडियस का फॉर्मूला क्या है? mv/qb। पुट कर देना, आ गया आंसर। समझे? तो एडवांस में इस लेवल तक जाएगा क्वेश्चन। तो हम एक बस ओवरव्यू बता दिए कि क्वेश्चन कहाँ से लेकर बोर्ड लेवल तक से लेकर मेंस लेवल से एडवांस लेवल कैसे टच करेगा, और सब में एक ही कंसेप्ट हम लगाए हैं। हम कहीं ऐसा नहीं कि अलग कंसेप्ट, हम बार बार देखो सेंटर खोज रहे हैं बार बार, कि जब तक तुमको सेंटर नहीं मिलेगा तुम आइडिया नहीं लगा पाओगे कि पार्टिकल जा कैसे रहा है, किधर से किधर होके जा रहा है। ठीक है, सेंटर खोजने के बाद रेडियस क्या है, कितना एंगल रोटेट हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ वहीं पर है, सब चीज़। बस हल्का सा एडवांस चीज़ जाएगा तो तुमको फिजिक्स, मैथ, ज्योमेट्री सब लगेगा वहाँ। ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग कितने स्पीड से वहाँ दौड़ता है, यही चीज़ मैटर करता है वहाँ पर। ठीक है, और हम बार बार बता रहे हैं कि अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का किए हैं और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का किए हैं। एट एनी एंगल थीटा, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कल ही पढ़ेंगे। एट एनी एंगल थीटा, कोई भी थीटा पे आप फेंक देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ किसके लिए? चार्ज के लिए, कि चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो क्या हुआ था। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई वायर में अगर करंट जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक वायर रख दिए जिसमें करंट जा रहा है, तुमको क्या लगता है इस वायर पे फोर्स लगना चाहिए? क्या चाहिए सर, क्यों? सर क्यों चाहिए? लगना चाहिए। क्यों? कि वायर में करंट क्योंकि वायर, हाँ, क्योंकि वायर में करंट है, और करंट का मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, और जहां चार्ज फ्लो कर रहा है यानी चार्ज के पास वेलोसिटी है, और वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में है, तो यानी इस वायर पे भी करंट लगेगा। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसके पढ़ने के बाद होगा वो होगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, इस पर लगेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ये पूरा पढ़ेंगे, वायर वायर वाला सब चीज़ पढ़ लेंगे, तो हमारा ये जो पूरा एक
जो पार्ट था ना कि मैग्नेटिक फील्ड में ये सब रहेगा तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट खत्म होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल आराम से, है ना। सर वो वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए सर। कौन वाला उसको ठीक है कल ही करते हैं, भाई बोला कंडक्टर कल ही करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल, है ना। सर वीडियो डाल हाँ, दीजिए। वाला मिल जाएगा तो फिर डाल दीजिएगा ना। ये वीडियो हम अभी 10-15 मिनट में अपलोड कर देते हैं, ठीक है। हम तुम लोग को दे देते हैं सबको, ठीक है। जिसको जिसको सर आरसी सर्किट वाले का बैकअप खोज के लीजिएगा। हाँ, वो हम बैकअप खोज के देखते हैं, मिल जाएगा तो देखते हैं, ठीक है। चलो।